बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। सर, लेफ्ट साइड बंद है, इसी वजह से सारा ट्रैफिक एक ही जगह आ गया है। हेतिन सर के ऑफिस पहुंचने में मजीद आधा घंटा लगेगा। ड्राइवर ने शीशे में से देखते हुए पीछे बैठे हर्ष से कहा। शिट। हर्ष ने झुंझला के माथे पे हाथ मार के कहा, फिर कुछ देर सोचा और बोला, गोविंद, कोई शॉर्टकट नहीं जिसे हम तुरंत पहुंच सकें? गोविंद ने सोचा, फिर बोला, सर शॉर्टकट है, परंतु उसने जुमला अधूरा छोड़ा। परंतु क्या? हर्ष ने प्रश्न किया। सर, वहां से गुजरना आपको बुरा लगेगा, वहां पे नरिंदनों की झोंपड़ियां हैं। गोविंद के कहने पे हर्ष के चेहरे के तासुरात बदले और वो बोला, तुमने ठीक कहा गोविंद, वहां से गुजरना हमें शोभा नहीं देता, पर इस समय वहां पहुंचना जरूरी है। बड़ी अहम डील है जो मैं और हतिन आज साइन करने जा रहे हैं। पार्टी डील के फौरन बाद बाहर चली जाएगी, इस कारण हमें शॉर्टकट से चलना स्वीकार है, केवल इसी समय के लिए। हर्ष के कहने पे गोविंद ने गाड़ी मोड़ ली। हर्ष वर्धन का शुमार देश की जानी मानी हस्तियों में होता था। उसकी पत्नी और बच्चे देश से बाहर रहते थे। हर्षवर्धन बेहद अहंकारी था। पैसे से जितना धनी वो था, दिल से वो इतना ही छोटा था। अहंकार उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। वो गरीब खाना बदोशों को कीड़े मकोड़े की तरह समझता, उनसे बात करना तो दूर, उनके करीब से गुजरना तक पसंद नहीं करता था। इस वक्त भी वो निहायत मजबूर होके उस तरफ से जाने पे राजी हुआ था। गरीबों की बस्ती शुरू होने से पहले ही हर्ष ने गोविंद से गाड़ी में स्प्रे करने का कहा। बस्ती शुरू हुई तो हर्ष कभी अपनी घड़ी देखता, कभी मोबाइल। वो बाहर का मंजर देखना तक गवारा नहीं कर रहा था। एकदम गाड़ी के नीचे कोई चीज आई तो गाड़ी ने जंप किया, तो हर्ष का ध्यान हटा। उसने बेइख्तियार बाहर देखा। बाहर देखना था कि उसके शैतानी दिमाग में कुछ आया। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और नाक पे रुमाल रख लिया। उसकी इस हरकत पे गोविंद हैरान हुआ। हर्षवर्धन का छोटे लोगों का दीदार करना गोविंद के दिमाग में समा नहीं रहा था। सर, एनी प्रॉब्लम? गोविंद से रहा ना गया तो उसने पूछा। प्रॉब्लम? हर्ष ने कहा और कहा लगाया, इस संसार में ऐसी कोई चीज अभी पैदा नहीं हुई जो हर्षवर्धन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए। हर्षवर्धन खुद इस संसार के लिए एक बिग प्रॉब्लम है, हर्ष ने गरूर से कहा। तो गोविंद खामोश हो गया। गाड़ी कुछ ही देर में हितन के ऑफिस पहुंच गई। वाओ, हम तो तुरंत पहुंच गए, हर्ष ने कहा। यस सर, इस शॉर्टकट से आधा समय लगता है, गोविंद ने बताया। तो हर्ष ने सर हिलाया और तेजी से घड़ी देखते हुए अंदर चला गया। हितन हर्ष का सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि उसके बचपन का दोस्त भी था और हर्ष अपनी हर बात, अपना हर मामला हितन से डिस्कस करता था। 50 करोड़ की डील साइन करने के बाद हर्ष और हितन बड़े खुश थे और 5 स्टार होटल में लंच कर रहे थे। हर्ष को एकदम कुछ याद आया तो वो हितन से बोला, हितन, ये जो तेरे ऑफिस के पीछे जमीन है जहाँ झोंपड़ियां हैं, वो किसकी है? वो खाना बदोशों की बस्ती? वो जमीन तो गुप्ता जी की है, हितन ने चमचे से सूप का सिप लेते हुए कहा। हाँ, वही कीड़े मकोड़ों की बस्ती। मुझे अपने रास्ते में आने वाली हर उस जगह से सफाया चाहिए और वैसे भी वो काफी काम की जमीन है। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उन कीड़े मकोड़ों को साफ करके अपने काम में ले सकता हूँ। काफी बड़ी जगह है, साथ ही मैं अपना नया ऑफिस वहीं बनवा लूंगा तो मेरा ऑफिस तेरे बिल्कुल करीब हो जाएगा। हर्षवर्धन ने सूप बाउल में चमचा घुमाते हुए कहा। विचार तो अच्छा है, मगर ये सब गुप्ता जी पे भाता है कि वो ये जमीन हमें देंगे या नहीं। हितन ने नैपकिन से मुंह साफ करते हुए कहा। मैं आज ही गुप्ता जी से बात करता हूँ, हर्ष ने कहा। साथ ही वेटर आया और लंच सर्व करने लगा। शेखर गुप्ता बिस्तर पे लेटे हुए थे। मुलाजिम ट्रॉली में नाश्ता लेके आ रहा था। शेखर गुप्ता सीधे होके बैठे ही थे कि उनका मोबाइल बजा। उन्होंने स्क्रीन देखी तो उसपे हर्षवर्धन लिखा हुआ आ रहा था। उन्होंने कॉल रिसीव की। नमस्कार गुप्ता जी, हर्ष की चहकती हुई आवाज आई। नमस्कार, कहो भाई, आज कैसे याद किया?
गुप्ता जी, मुझे आपसे जरूरी काम था। वो मुझे आपकी जमीन चाहिए थी। मेरे मन को भा गई है और मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपको फोन किया। हर्ष ने सीधी अपनी मनोकामना गुप्ता जी को बता दी। शेखर गुप्ता का शुमार भी हर्ष की तरह जाने माने बिजनेसमैन में होता था, किंतु वो हर्ष की तरह कठोर दिल और मतलब रस्त कतई न थे, बल्कि उसके बरअक्स बड़े ही दयालु थे। और यही कारकुन था कि उनकी करोड़ों की जमीन पे गरीब और खाना बदोश रह रहे थे। अरे भाई हर्ष, तुम कौन सी जमीन की बात कर रहे हो? इस शहर में तो हमारी बेशुमार जमीनें हैं, गुप्ता जी ने हंसते हुए कहा। वो हितिन कुमार का ऑफिस तो आपने देखा ही है ना, उसके पीछे वाली जमीन की बात कर रहा हूँ, हर्ष ने बताया। अच्छा, उस जमीन की बात कर रहे हो? परंतु हर्ष, क्षमा करना, वो जमीन मैंने खुद भी किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं ली, क्योंकि उस पे गरीब लोग रह रहे हैं। बेचारों के पास कोई घर नहीं था। मुझे दया आई तो मैंने सबको वहाँ रहने की अनुमति दे दी और मैंने फैसला किया है कि ये जमीन मैं गरीबों को ही दान करूंगा। प्रभु की कृपा से मेरे पास बड़ी जमीनें हैं। अगर ये किसी के काम आए तो इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा? गुप्ता जी की बात पे हर्ष ऐसे उछला जैसे बिच्छू ने डंक मारा हो। नफरत की लहर सर से पैर तक हर्ष के शरीर में दौड़ गई। फिर उसने बात खत्म करके फोन बंद किया। कहाँ खोए हो हर्ष? हितिन ने टेबल बजा के हर्ष को आवाज दी, जो कि काफी देर से पेपर वेट घुमा रहा था और निगाहें सामने फिश एक्वेरियम पे थी। हितिन की आवाज पे हर्ष ने चौंक के उसकी तरफ देखा तो उसने दोबारा पूछा, यार किन ख्यालों में गुम हो? हर्ष ने हितिन की तरफ देखा और बोला, यार वो गुप्ता जी की जमीन में अटका हुआ हूँ। हर्ष की बात सुन के हितिन ने आराम से कुर्सी से टेक लगाई और बोला, निराश क्यों हो रहा है? कोई और जमीन देख ले, जमीनों की कमी थोड़ी है। हर्ष ने घूमते हुए पेपर वेट को हाथ से रोका और बोला, मुझे जमीनों की कमी नहीं, जो चाहे ले लूंगा। बात यह है कि मुझे वहाँ से उस गंज को साफ करना है, किसी भी कीमत पे। और वैसे भी हर्षवर्धन के मन को जो चीज भा जाए वो केवल उसी की होती है। हर्ष के अंदाज में गरूर साफ झलक रहा था। मगर मेरे मित्र हर्षवर्धन, मुझे शक है कि इस मर्तबा तुम्हारी चिंता निराशा में बदलना चाहे, क्योंकि मेरी गुप्ता जी के पुत्र शंकर से बात हुई थी। गुप्ता जी 3 दिन के बाद इंग्लैंड जा रहे हैं। उन्हें अपनी हार्ट सर्जरी करवानी है और वहाँ वो अपनी बेटी के पास रहेंगे और वापसी 6 माह के बाद होगी। और अगर भगवान की इच्छा से गुप्ता जी परलोक सुधार गए तो फिर तुम्हारी तो छुट्टी। और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि गुप्ता जी ने वो जमीन उन गरीबों के नाम कर दी है। हितिन ने चेयर को मूव करते हुए कहा, तू तो बचपन से मेरे साथ है, परंतु मुझे तो अभी तक जान नहीं पाया। हर्षवर्धन हूँ मैं। 3 दिन तो बहुत है, इससे पहले वो जमीन मेरी होगी, हर्षवर्धन की होगी। हर्ष ने उठ के हितिन की मूव होती चेयर को रोकते हुए कहा तो हितिन भी मुस्कुराने लगा। आओ बैठो हर्ष, गुप्ता जी ने हर्ष से कहा और खुद बेड संभाल के बैठ गए। वो शंकर से पता चला कि आप सर्जरी के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे मुलाकात कर लूं। हर्ष ने बनावटी अंदाज से कहा, ये तो तुम्हारा प्रेम है हर्ष, और बताओ कारोबार कैसा चल रहा है? गुप्ता ने प्रेम से कहा, भगवान की कृपा है। वैसे गुप्ता जी, आपने मुझे वो जमीन नहीं दी। मैं बड़ा निराश हुआ था आपका जवाब सुन के, हर्ष ने कहा। हर्ष, मैंने तुम्हें बताया तो था कि वो जमीन। गुप्ता जी ने अपनी बात दोहराई। आप मेरी बात समझे नहीं गुप्ता जी, पहले आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे उन गरीबों को देख के ख्याल आया कि मैं उनके लिए कुछ करूं, तो मैं जमीन पे उनके लिए घर और आश्रम बनाना चाहता हूं। साथ उन गरीब के बच्चों पे फिरते उनके लिए अनाथ आश्रम, जहां वो रहे और खा पी सके, और छोटा मोटा काम भी शुरू करवाऊंगा ताकि वो अपने परिवार वालों के लिए 4 पैसे कमा सके। इसी कारण मैं वो जमीन लेना चाह रहा था, हर्ष ने चाल चलते हुए कहा। अरे हर्ष, पहले बताना था ना भाई, ये तो बड़े पुण्य का काम है। ऐसा करो, तुम ये जमीन ऐसे ही रख लो, मैं कल तुम्हें जमीन के पेपर्स भिजवा दूंगा, गुप्ता जी ने खुशी से कहा। नहीं गुप्ता जी, मैं ये जमीन आपसे खरीदूंगा, हर्ष ने कहा। क्यों? क्या तुम मुझे इस पुण्य में भागीदार नहीं बनाओगे? गुप्ता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। कैसी बातें करते हैं गुप्ता जी, आप जैसे दरिया दिल और दयालु मनुष्य के कारण वो नरहद्दीन इतने समय से उस जमीन पे रह रहे हैं। इतने वर्ष आपने पुण्य ही तो कमाया, अब ये मौका मुझे भी दे दीजिए, हर्ष ने कहा। परंतु हर्ष, गुप्ता जी ने कुछ कहना चाहा, मगर हर्ष ने उठ के उनके दोनों हाथ थाम के प्यार से भींच लिए तो गुप्ता जी सर हिलाने लगे। हर्षवर्धन ने गुप्ता जी के घर से निकलते ही अपने चेहरे से मकारी का मखौटा उतार फेंका। उसके मुंह से खबासत रक्साती। किस तरह उसने चाल चल के गुप्ता जी की दुखती रग पे हाथ रख के
उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके जमीन ले ली थी। उसने कामयाब चाल चली थी और इस वक्त भी जमीन खरीदने के पेपर्स उसके साथ गाड़ी में थे, मगर इस वक्त वो केवल गुप्ता जी को जाल में उतारने आया था। फिर उसने शाम को जमीन खरीदने के पेपर्स और ब्लैंक चेक गुप्ता जी को भिजवा दिए। ये देख रहा है हितन, क्या है ये? हर्ष ने ब्लैक कलर की फाइल हितन के सामने लहराते हुए कहा। क्या है ये? हितन को अभी तक कुछ पता नहीं था। ये मेरी जीत का परवाना है, गुप्ता जी की जमीन के पेपर्स जो कि अब मेरी हो चुकी है, हर्ष ने चहकते हुए कहा। मान के भाई हर्ष कि तू कितना शक्तिमान है, हितन ने कहा। तो हर्ष ने गर्दन अकड़ा के कहा, शक्तिमान ही नहीं बुद्धिमान भी। फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। इतने में हर्ष का मोबाइल बजा। हर्ष ने स्क्रीन देखी तो उसका बिजनेस फ्रेंड मुनेश था। हाँ बोलो मुनेश, उसने कॉल रिसीव की। यार हर्ष, अच्छे समाचार नहीं। मैं अभी अपनी वाइफ के साथ हॉस्पिटल आया था कि मेरे सामने शंकर गुप्ता जी को इमरजेंसी यहाँ लाया था। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बड़ी कोशिश की, परंतु उनका देहांत हो गया। मुनेश की बात सुन के हर्ष कुछ मिनटों के लिए बुत बन गया। फिर बोला, ये तो बड़ा बुरा हुआ। बड़े ही दयालु पुरुष थे गुप्ता जी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। अभी 2 घंटे पहले ही तो उनका सेक्रेटरी मुझे पेपर्स देकर गया था। उनकी जमीन मैंने खरीद ली है ना। हर्ष ने जानबूझ के जमीन खरीदने का मुनेश को बताया, ताकि सबको बताए कि अब वो जमीन हर्ष की है, ताकि कल कोई अड़चन ना आए। हाँ भाई, क्या कर सकते हैं, ये तो संसार का नियम है कि जो जन्म लेता है उसे मृत्यु आती है, मुनेश ने कहा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, हर्ष ने कहा और फोन बंद किया। हर्ष ने हितन को बताया तो वो बोला, हर्ष बहुत ही भाग्यशाली है तू। अगर थोड़ा सा भी समय निश्चित होता तो गई जमीन तेरे हाथ से। हितन की बात पे हर्ष हंस के बोला, हर्षवर्धन का भाग्य हमेशा रोशन ही रहता है। दोनों ने इस चीज को बेर बार में जाके सेलिब्रेट किया और हर्षवर्धन ने पहला पैक सौरभ भासी गुप्ता जी के नाम के करके शुरू किया और फिर उनकी पार्टी सुबह तक चली। कौशल्या कुमारी अपने पुत्र गौतम की थाली में भोजन परोस रही थी कि एकदम उसके कानों में शोर पड़ा। हाय राम, ये कैसा शोर है? उन्होंने चौंक के कहा। इतने में गौतम धोती संभालता हुआ चौकी के आगे आलती पालती मार के बैठ गया। कौशल्या कुमारी ने चौकी पे झल पराकलिश रखा और थाली लाके रख दी, जिसमें उबले चावल कटोरी में दाल और एक तरफ हरी मिर्च रखी हुई थी। गौतम, ये शोर कैसा है? उन्होंने प्रश्न किया। पता नहीं माँ ठीक से, परंतु कोई बात तो अवश्य है। मैं मुंह धो रहा था तो कुछ व्यक्तियों की आवाजें आ रही थी, किंतु मैं सुन न पाया। गौतम ने दाल चावल का निवाला मुंह में रखा और तुरंत बोला, माँ नमक तो डाला ही नहीं तूने। कौशल्या कुमारी साड़ी संभालती नमक की बरनी लाई और नमक निकाल के थाली के कोने में रख दिया। शोर एकदम तेज होने लगा तो कौशल्या कुमारी ने चिंत अंदाज में कहा, तू खा, मैं जरा देख के आती हूँ बाहर आखिर हो क्या रहा है। फिर वो झुकी हुई साड़ी संभालती अपने लकड़ी के टूटे दरवाजे से निकली और बाहर मौजूद दोनों पीपल देवताओं को नमस्कार किया, जिनके आगे से वो रोज सफाई करती, उन्हें जल चढ़ाती, उन्हें देख देख रेख करती। फिर वो आगे बढ़ी। कौशल्या कुमारी एक निर्धन विधवा थी और इस बड़े संसार में उसकी केवल एक संतान थी जो उसके पास थी, गौतम उसका पुत्र। कौशल्या का पति एक राजमिस्त्री था और जीवन भर 2 वक्त की रोटी के लिए भागदौड़ करके इस संसार से चला गया और अब उसकी जगह गौतम ने ले ली थी। वो तो भला हो कौशल्या के ससुर का, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी संभालते हुए परिवार के सर छुपाने के वास्ते संपत्ति में ये मकान छोड़ा था, वरना पति के देहांत के बाद कौशल्या का जीवन सड़कों पे बीतता। जब वो बाहर गई तो वहाँ पूरी बस्ती मौजूद थी। वो भी उनकी समस्या सुन के उनसे उसी विषय में बातचीत करने लगी। मुझे तो ये बात औचित लग रही है कि हमें रुपए ले लेने चाहिए, निटोर लाल ने कहा तो बाकी भी हाँ में गर्दन हिलाने लगे। कौशल्या कुमारी ने कहा, किंतु तुम लोग जाओगे कहाँ? इतने कम समय में घर कहाँ ढूंढोगे? जमीन कहाँ से आएगी? कौशल्या दीदी, बात तो तुम्हारी औचित है, परंतु हमारे पास इस गंभीर कोई हल या दूसरा कोई उपाय भी नहीं। केवल यही रास्ता है। तुम्हें बताया तो था कि गुप्ता जी ने जिसे जमीन बेची है उस मालिक ने हमें रुपए लेके 15 रोज ये जगह खाली करने का आदेश दिया। निटोर लाल ने चिंतित होके कहा, वो तो ठीक है भैया, परंतु ये जमीन तो गुप्ता जी ने बस्ती वालों को देने का वचन दिया था। तुम जाके बात करो ना शंकर बिटवा से। कौशल्या कुमारी ने समझाव दिया। बात तो तुम्हारी मन को लग रही है, हम आज ही शंकर बिटवा से बात करेंगे, तुलसीदास जल्दी से बोला। फिर वो सब मिलके गुप्ता जी के घर शंकर से मिलने गए। उन्हें हर्षवर्धन की चेतावनी के बारे में बताया तो शंकर ने
धैर्य से उनकी बात सुनी और बोला, ये बात तो मेरी जानकारी में थी कि मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने अपने जीवन में ये फैसला किया था कि जमीन वो आप लोगों को दे देंगे, परंतु फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने फैसले के खिलाफ जमीन हर्षवर्धन के खातों बेच दी। इस मसले में मेरी जानकारी बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हर्षवर्धन से बात करके ये जमीन उससे दोबारा खरीद के आप लोगों को दे दूंगा। भगवान की बड़ी कृपा है हमारे परिवार पे, हमारे रुपयों की कमी थोड़ी आएगी। अगर इसमें से थोड़ा सा धन आप लोगों के काम आए तो क्या बुरा है। सारे नरिंदन शंकर की भलाई लेने लगे और शेखर गुप्ता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। वो लोग वापस चले गए। बहरहाल उनकी सोच कुछ ही समय की मेहमान साबित हुई। शंकर ने हर्षवर्धन से बात करने के बाद उन लोगों को बताया कि हर्षवर्धन ने साफ इनकार किया कि वो ना तो ये जमीन बेचेगा और ना ही अपनी दी गई चेतावनी से पीछे हटेगा। इतना ही नहीं, अगर 15 दिन के अंदर अंदर वो जमीन खाली नहीं करवाई गई तो बड़ा बुरा होगा। शंकर की बात सुनकर उन लोगों की आस निराशे में बदल गई। अरे भैया, इतनी महंगाई के दौर में इतने थोड़े पैसों में तो कुछ न हो पाएगा। मैं कहाँ जाऊँगा अपने परिवार को लेके? अब तो मेरी कन्हैया भी विधवा हो रही है। तुलसीदास ने सर पकड़ के कहा, अरे भैया, क्यों चिंता करते हो? वो जो पालन हार है ना, वो जरूर सहायता करेगा, तुम देखना। कौशल्या बोली, काहे चिंता न करे, हम तो खुले आकाश तले आ गए हैं। हाँ, तुम्हारे लिए तो चिंता की कोई बात नहीं कौशल्या बहन, तुम्हारा तो अपना घर है ना, अपनी जमीन है। हर्षवर्धन की जमीन की सीमा समाप्त हो जाने के बाद तुम्हारी जमीन है तो तुम्हारे लिए तो कोई समस्या ही नहीं। गुनश्याम ने तिनके कहा, कैसी बातें करते हो गुनश्याम भैया, तुम्हारी और मेरी समस्या साझी है। मुझे भी उतना ही दुख है जितना तुम्हें है। हम कल बड़े मंदिर में जाके प्रार्थना करेंगे, भगवान जरूर सहायता करेगा। कौशल्या कुमारी ने कहा तो सब लोगों ने एक साथ हाँ की और फिर अगले दिन वो सब बड़े मंदिर गए और पुजारी जी के साथ मिलके पूजा की। भगवान ने उनके सच मन से की पूजा प्रार्थना स्वीकार की। 3 दिन के बाद शंकर ने उन्हें बुला भेजा और वो सब शंकर के पास गए। उसने कहा, मेरे पिता ने अपने जीवन में आपको यूं नहीं छोड़ा कि वे यारों मददगार फिरे, तो मैं अपने पिता के इस कार बेकार कैसे होने दे सकता हूँ। आप सब हर्षवर्धन से रुपए लेके वो जमीन खाली करें। मैं अपने नए प्रोजेक्ट की जमीन आप लोगों को दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ रहें, आपके घर भी मैं बनवाऊंगा। पैसे आप लोग अपने पास रखें। बस अपनी प्रार्थनाओं में मेरे स्वर्गवासी पिताजी को याद रखिएगा। सब खुशी से नाचने लगे। गुलश्याम को शल्या कुमारी से हाथ जोड़ के शफा मांगी कि इस रोज मैंने बड़ी कठोरता से बात की थी। कौशल्या कुमारी मुस्कुरा के बोली, अरे छोड़िए ना गुलश्याम भैया, अंत भला तो सब भला। कौशल्या कुमारी ने सूर्यो देव को नमस्कार किया, पीपल देव को झिल चढ़ाया, सारे में आरती करके दरवाजे की चौखट पर खड़ी हो गई। उसके नैन दूर तक फैली वीरानी को देख के नीर बहाने लगे। सारे बस्ती वाले कब के जा चुके थे। उसने साड़ी के पल्लू से नीर साफ किए, अंदर चली आई। गौतम स्नान कर रहा था। कौशल्या कुमारी ने दरवाजा बंद करके रसोई घर की और कदम बढ़ाए थे कि पीछे से किसी ने दरवाजा पीटा। धर धर धर। कौशल्या ने आरती की थाली एक तरफ रखी और दरवाजा खोलने जाते हुए बोली, कौन? फिर दरवाजा खोला तो सामने कुछ लोग खड़े थे। ये मकान तुम्हारा है? उनमें से एक ने पूछा। हाँ मेरा है। परंतु क्यों पूछ रहे हो ये? कौशल्या ने कहा। इस घर को खाली कर दो। उस आदमी ने कहा। बुद्धि पर शिट हो गई है क्या तुम्हारी? तुम्हारे बाप का मकान है जो खाली करूं तुम्हारे कहने पे? कौशल्या कुमारी ने कहा। ये हमारे साहिब का हुक्म है। दूसरे बंदे ने कहा। तेरा साहिब क्या भगवान है जो उसकी आज्ञा का पालन करूं? कौशल्या कुमारी ने गुस्से से कहा। तू अभी जानती नहीं हमारे मालिक को, तभी इतनी अकड़ दिखा रही है। बुढ़िया, इससे पहले कि तेरी शामत आए सीधी तरह से ये मकान खाली कर दे, बदले में दुगनी कीमत मिलेगी। उन्हीं में से एक और ने कहा, चलते फिरते नजर आओ और हाँ जाकर कहना अपने मालिक से कि कौशल्या कुमारी कभी अपना मकान खाली नहीं करेगी। ये उसकी नहीं मेरी जमीन है। कौशल्या कुमारी ने मजबूत लहजे में कहा और दरवाजा बंद कर दिया। हर्षवर्धन का गुस्से से बुरा हाल था। इस 2 कौड़ी की बुढ़िया की इतनी मजाल कि हर्षवर्धन को मना करे। तुझे तो मैं देख लूंगा। तेरा वो काट कबार मेरे शानदार प्रोजेक्ट के माथे पे कलंक का टीका है जिसे मिटाना बड़ा ही जरूरी है। करता हूँ तेरा कुछ। हर्षवर्धन ने चेयर को घुमाते हुए कहा तो हित्तर ने उसे शांत रहने का कहा और बोला, बुढ़िया को छोड़, उसके बेटे को जाल में फांसते हैं। नया खून है, लालच में आएगा, अवश्य आएगा। तो हर्ष मुंह बनाने लगा। फिर खत्तर ने गौतम को बुलाया और उससे कहा, देखो तुम्हारी माता तो हो गई है बूढ़ी
और अपना पूरा जीवन जी चुकी है, पर तुम्हें तो अभी जीवन शुरू करना है, अपना परिवार बनाना है। क्या सारा जीवन राज मिस्त्री ही रहोगे? अपना मुस्तकबिल बनाओ। परंतु गौतम ने साफ इनकार किया, ये कह के कि ये मकान उसके पिता की निशानी है और हम ये मकान कभी नहीं छोड़ेंगे। हितन ने उसका जवाब सुनकर उसे ऑफर दी कि मकान इससे 3 गुना कीमत पर खरीदेंगे, नया अच्छा मकान बनवा के देंगे और गौतम को कहीं अच्छी जगह पे काम दिलवाएंगे। गौतम उसकी बात सुन के सोच में पड़ा, फिर बोला, मुझे समय दीजिए, मैं अपनी माता से पूछ के बताता हूँ। गौतम ने सारी कथा जाके कौशल्या कुमारी को सुना डाली। उसने कहा कि वो अपना निर्णय ले चुकी है और अपनी अंतिम सांस तक इस पर कायम रहेगी। गौतम ने हितन को अपनी माँ की और उससे उत्तर दे दिया जो उसने हर्ष तक पहुँचा दिया। हर्ष के अंदर एक अग्नि जल उठी जो उसके दिमाग को खुला रही थी। वो जिन्हें हर्षवर्धन धरती पे रेंगने वाले कीड़े गिरदान रहा था, उन्हीं कीड़े मकोड़ों ने उसके सवाल पे उसे अपने दरवाजे से धत्कार दिया था। हर्ष ने काल मिलाई ऑर्डर दिया कि कल काम शुरू करो तो सूरज निकलते ही शुरू कर देना और फोन काट दिया। सूरज निकल आया। गौतम और कौशल्या अभी सो रहे थे। आज कौशल्या कुमारी की आंख अभी तक नहीं खुली थी। एकदम गड़गड़ाहट के साथ जोरदार धमाका हुआ जिससे कौशल्या कुमारी उछल पड़ी। उसने आंख खोली तो उसे कुछ भी दिखाई न दिया, उल्टा उसकी आंखों में शदीद जलन होने लगी। उसका सांस घुटने लगा, फिर उसे जोरदार खांसी आई जो रुकने का नाम ना ले रही थी। काफी देर गुजरने के बाद वो आंखें खोलने के काबिल हुई तो हर तरफ धुआं ही धुआं था, धूल मट्टी उड़ रही थी। कौशल्या ने गौतम को आवाज दी मगर उसकी आवाज बाहर होती गिड़गिड़ाहट में दब गई। कौशल्या कुमारी ने हिम्मत जमा की, टटोलती हुई उठी। उसने आंखें माल के चारों ओर देखा तो उसे नजर आया कि उसके घर की एक तरफ की दीवार गिर गई थी। फिर उसे इस दीवार के मलबे तले गौतम की धोती नजर आई। उसके मुंह से चीख निकली, गौतम। वो गिरती पड़ती वहां पहुंची, उससे पत्थर को हटाकर निकालने की कोशिश करने लगी मगर पत्थर इतने बड़े थे कि उस बुढ़िया से हिल भी ना पा रहे थे। वो चीख चीख के गौतम को पुकार रही थी। फिर वो बाहर आई। उसके घर के सामने एक बहुत बड़ी मशीन खड़ी थी, दीवारें गिर रही थी। कौशल्या ने चीख के उस मशीन चलाने वाले को आवाजें दी किंतु मशीन के शोर में वो सुन नहीं रहा था। कौशल्या रोते हुए सर पकड़ के धरती पे बैठ गई। फिर उसने नीचे पड़े पत्थरों में से एक बड़ा पत्थर उठा के मशीन के शीशे पे मारा तो उसमें बैठा शख्स चौंक के उस तरफ देखने लगा। कौशल्या रो रो के हाथ हिला रही थी। उसे देख के उस शख्स ने मशीन बंद की, उतर के नीचे आया। उसे देख के कौशल्या पागलों की तरह चौंकी। अरे आंखों के अंधे, ये इतना बड़ा मकान तुझे नजर नहीं आया जो तो इसे तोड़ रहा है? तो वो शख्स बोला, क्षमा करना माताजी, मुझे नहीं मालूम था कि ये मकान नहीं गिराना। कौशल्या रोई जा रही थी। नाज पेटे मकान पर नहीं, तूने मेरे कलेजे पे मशीन चलाई। मेरे कलेजे का टुकड़ा इस मलबे तले दबा है, निकाल उसे, चल जल्दी। कौशल्या पागलों की तरह चीख रही थी। हाय राम, ये तो घूर पाप हुआ मुझसे। माताजी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मुझे ये बताया गया था कि बस्ती खाली गिरानी है, किंतु मुझे ये मालूम न था कि इस मकान में जीवित लोग रहते हैं। ये तो अनर्थ हुआ। राम राम। और फिर भाग के और लोगों को बुला के ले आया। फिर उन सब ने मिलकर गौतम को मलबे से निकाला। गौतम बुरी तरह से घायल था, उसकी सांसें जा रही थी। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया मगर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले उसकी आत्मा ने उसका जिस्म छोड़ दिया। कौशल्या कुमारी को जब ये समाचार मिली कि गौतम जीवित नहीं है तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और सड़कों पे दौड़ पड़ी। उसके पुराने बस्ती वालों ने उसे पागलखाने में भर्ती करवा दिया। हर्षवर्धन ने लोहा गर्म देके उस पे चोट मारी और सरकार से कौशल्या का घर दुगनी कीमत पे खरीद के रुपए उसके नाम से बैंक में खाता खोल के जमा करवा दिए और खुद अपने जिम्मे उसके इलाज का खर्चा ले लिया और सारे समाज के नजरों में महान बन गया। किंतु हर्षवर्धन के मुंह पे चढ़े मखौटे के पीछे मौजूद भयानक चेहरे को कोई भी देख न पाया। इन दरिद्रों से नफरत रखने वाले हर्षवर्धन ने केवल अपनी अना और गरूर के कारण जानबूझ के कौशल्या का मकान तरवाया जिसमें उसके बेटे की मृत्यु हो गई और खुद कौशल्या अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। हर्ष की ये चाल किसी के इल्म में न थी। उसने जानबूझ के रेस्क्यू वालों को इस बात से अनजान रखा कि ये मकान उसकी जमीन का हिस्सा नहीं और यूं हर्ष की राह के सारे कांटे साफ हुए और जमीन उसके हाथ आ गई। हर्ष साइड पे काम देखने आया था। सारे मकान गिरा के जमीन साफ की जा चुकी थी। तमाम मलबा उठ चुका था। अब वहाँ चटियल मैदान था। सिवाय पीपल के दरख्तों के हर्ष की निगाह उन पे पड़ी तो उसका मुंह बन गया। उसने मजदूरों को बुलाया। सारे मजदूर शराब कुछ धाराम को चारू के थे। उन्होंने जान के दरख्तों को नहीं काटा। हर्ष बोला,
इन्हें क्या मेरे स्वागत के लिए खड़ा छोड़ रखा है? गिराओ इन्हें इसी वक्त। उसकी बात सुन के मजदूर बोले, साहिब जी वर्षों पुराने दरख्त है, इन्हें यूं नहीं काटते, पूजा करनी पड़ती है पहले। इनका कहना था कि हर्ष जोर से धारा, व्हाट नॉनसेंस, समय निश्चित करने के बजाय तुरंत इन्हें गिराओ मेरे सामने अभी इसी समय। उसका कहना था कि सारे मजदूर मशीन की तरह हरकत में आए, अपने औजार संभालने लगे। इतने में हर्ष की फोन पे कॉल आई तो वो आगे बढ़ के अटेंड करने लगा। उसके आगे जाते ही उन मजदूरों ने अपने गले में पड़ी मालाओं को थामा और आंखें बंद करके कुछ पढ़ा, फिर बोले, अपनी सुरक्षा तो कर ली, इसका भगवान जाने। उनका इशारा हर्ष की ओर था। हर्ष बात करके वापस आ रहा था। तमाम मजदूर ने मिलकर दोनों दरख्त उखाड़ दिए। तुम सब अभी इसी समय यहाँ से दफा हो जाओ और जाके किसी मंदिर में पूजा पाठ करो, हर्ष ने उनसे कहा। क्षमा करना साहिब, वो उन्होंने कहना चाहा, मगर हर्ष ने उनकी बात बीच में काटी और चिल्ला के कहा, जस्ट गेट लॉस्ट, और वहाँ से चला गया। हितन ने और मजदूरों का इंतजाम किया और हर्ष को गुस्सा न करने का कहा। कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। सबसे पहले हर्ष के आरसी ऑफिस के लिए रूम बनाया जाने लगा। बाद में वो अपना ऑफिस टॉप फ्लोर पे शिफ्ट करने वाला था। रात काम खत्म करके मजदूर घर चले गए। अगली सुबह जब वो सब वापस साइड पे पहुंचे तो हैरान रह गए। वो सब उस असनबे में थे। बाउंड्री वाल के बाहर कीचड़ जैसा काला सियाल घुटनों तक खड़ा था, जबकि मेन गेट पे ताला पड़ा था। किसी मनुष्य का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। हितन को इन्फॉर्म किया गया, उसने ताला तोड़ देने का कहा। कुछ मजदूर ताला तोड़ के अंदर गए तो वो कमर तक कीचड़नुमा सियाल में घुस गए। आखिर ये सब एक रात में आ कहां से गया? कल तक तो कुछ न था। ये कैसा सवाल था जो सब एक दूसरे से कर रहे थे। हितन भी पहुंचा, परंतु कारकुनान किसी के भी समझ में न आया। फिर मशीनरी के जरिए सारा सियाल साफ करवाया गया। मशीन चल रही थी, एकदम अटकी। मजदूर गए, मशीन चेक, जो चीज अटक रही थी उसे साफ किया गया तो सबको सांप सूंघ गया। वो वॉचमैन की लाश थी। हर्ष के इल्म में सारा माजरा आया। उसने बजाय चिंतित होने के हितन को ऑर्डर किया कि मामला पैसे दे के रफा दफा करो, और हाँ, काम किसी भी तरह रुकना नहीं चाहिए। अंदर के सारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, मैं अभी यही हूँ, देख भी ले। हितन ने हर्ष से कहा। ठीक है, मीटिंग खत्म करने के बाद आ जाएंगे। हर्ष ने हितन से प्रोग्राम तय किया तो हितन वहाँ से निकला। हितन और हर्ष की मीटिंग खत्म हुई तो 12 बजने वाले थे। वो लोग नए ऑफिस पहुंचे। उन्होंने जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खोला तो वो ठटक गए। कमरे का नक्शा बदला हुआ था। कमरे के बीचों बीच जहाँ हर्ष की चेयर और टेबल रखी थी, उस टेबल के नीचे से एक मोटी दरख्त की शाख जमीन फाड़ टेबल की सतह के 2 टुकड़े करती निकल के कमरे में फैली हुई थी। दोनों पागलों की तरह मुंह फाड़े खड़े थे। हितन का तो ये आलम था कि काटो तो लहू नहीं, क्योंकि आज दोपहर को तो उसने इसी ऑफिस में खड़े होके हर्ष के बात की थी। शिट, हर्ष ने हाथ माथे पे मारते हुए कहा। ये क्या मामला है? हितन ने अपने आप से कहा। हर्ष ने चीख के चौकीदार को बुलाया। इसके लिए भी ये सब हैरानकुन था। ये सब क्या है? हर्ष ने गुस्से से कहा। सर, वो चौकीदार हैरत और खौफ की मिलीजुली कैफियत में था। उसके मुंह से अल्फाज निकल ही रहे थे। हो सकता है सर कि जो दरख्त काटे गए उनकी जड़ें जमीन के अंदर रह गई हों और अब बाहर निकल आई हों, उसने कहा। शट योर माइट यू इडियट। दरख्त की जड़ है या आतिफिशा जो धरती चीर दे और बाहर निकल आए? तुम सब खोखे निकम्मे, बुलाओ मजदूरों को और इसे उखाड़ फेंको। हर्ष ने उसे झाड़ा और पैर पटकता वहाँ से चला गया। हितन भी उसके पीछे चल पड़ा। उसके गुस्से की इंतहा नहीं थी। बना हुआ ऑफिस खराब हुआ था इस मनहूस दरख्त की जड़ों के कारण, जिसे अब दोबारा बनाना पड़ रहा था। वो जितनी जल्दी काम करवाना चाह रहा था उतनी ही देर हो रही थी। हर्ष पैग पे पैग चढ़ा रहा था। गुस्से से दोनों की कंपटियां सुलग रही थी। वो सोफे से उठा तो लड़खड़ा के गिर गया। फिर घुटनों पे चलता हुआ बेड तक आया। उस पे औंधे मुंह गिरा। कुछ मिनटों में वो होश से बेगाना हो चुका था। हर्ष के पैर में गुदगुदी हुई। उसने पैर समेटे। फिर उसके दूसरे पैर में गुदगुदी हुई। उसने झुंझला के दोबारा पैर समेटे। फिर उसके बाएं हाथ के नीचे किसी चीज ने जोर से काटा तो तकलीफ से हर्ष उठा। कमरे में गुप्त अंधेरा था, हालांकि वो नाइट बल्ब जला के सोता था। हर्ष ने साइड लैंप का बटन ऑन किया, मगर वो ऑन ना हुआ। हर्ष ने हाथ बढ़ा के अपना लाइटर टटोला और उसे जला के उसकी रोशनी में बेड से नीचे उतरा। रामू, उसने नौकर को पुकारा, मगर काफी समय गुजरने के बाद ना तो कोई आया और ना ही किसी ने जवाब दिया। फिर वो आगे बढ़ा और कमरे की मेन लाइट ऑन करने के लिए दीवार पे लगे बटन्स को दबाने लगा। उसने एक एक करके तमाम बटन दबाए, मगर कोई सी भी लाइट ना जली। एकदम हर्ष को जोर से सांस लेने की आवाज आई तो वो चौंका। फिर उसे सरसराहट सुनाई दी।
कौन है? उसने पूछा तो बेड के साइड में रखे दोनों लैंप खुद ब खुद जल गए। हर्ष वापस बेड के करीब आया। पीछे से फिर सरसराहट सुनाई दी। हर्ष तेजी से मुड़ा तो लैंप फिर बुझ गए। हर्ष ने लाइटर दोबारा जलाया, बेड की तरह से टॉर्च निकाल के जलाई। एकदम उसके बेड का दरवाजा धमाके से खुला। हर्ष ने उस तरफ टॉर्च की तो टॉर्च एकदम बुझ गई। हर्ष ने जला के टॉर्च मारी, उसे फिर जलाया मगर वो न जली। हर्ष ने दोबारा अपना लाइटर जलाया जिससे हल्की सी रोशनी हुई। कोई कमरे के अंदर आ रहा था। रामू? हर्ष ने पूछा मगर कोई जवाब न आया। हर्ष ने फिर पूछा कौन है, और लाइटर उसकी तरफ करके हाथ आगे किया तो आने वाले पे हल्की सी रोशनी हुई। हर्ष ने आंखों पे जोर दिया, गौर से देखा तो वो कोई औरत थी। फिर जब वो और करीब आई तो बेड का एक लैंप जल गया। कमरे में थोड़ी रोशनी बढ़ गई। जब रोशनी हुई तो हर्ष की आंखें फटी की फटी रह गई। जिसे वो औरत समझ रहा था उसका केवल चेहरा औरत का था, जिसके सर पे निकली टहनियां सींगों का मंजर पेश कर रही थी। औरत ने चेहरा नीचे झुकाया हुआ था, आंखें बंद थी। नीचे पूरे दरख्त का तना था जिसके नीचे से जड़ें निकल के पूरे कमरे में फैली हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी, जिससे सरसराहट हो रही थी। हर्ष अपनी जगह पे जम के रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वो देख रहा है वो हकीकत है। दरख्त आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था। कमरे की लाइट्स एक एक करके झलबुझ होने लगी। जब जब लाइट्स ऑन होती हर्ष के होश उड़ जाते, क्योंकि कमरे में फैली दरख्त की जड़ों से खून रस रहा था जो पूरे कमरे में फैलता जा रहा था। फिर सारी लाइट्स ऑन हुई। उन रिंगती जड़ों में से एक ने आगे बढ़ के हर्ष की बाएं टांग छकड़ ली। दर्द की लहर हर्ष के शरीर में दौड़ गई। फिर वो जड़ हर्ष को टांग से पकड़ के हवा में उछालने लगी। हर्ष को दरख्त के औरतनुमा चेहरे के सामने करके हवा में मुअल्लक कर दिया। हर्ष का खौफ से दम निकल रहा था, वो पूरा कांप रहा था। फिर उस औरत ने मुंह खोला, वो अंदर से बिल्कुल खाली थी। उसमें से आवाज आई, मुझे दर्द पहुंचाया तो यकीनन करने का भोग उठाएगा, निश्चित होगा तू। उसके साथ ही औरत ने चेहरा ऊपर किया, आंखें खोली। उफ, उसकी आंखें गजब की थी। उन आंखों में खाली गड़े थे जिनमें अग्नि जा रही थी। गड़ों से गाढ़ा गाढ़ा खून बह रहा था। हर्ष ने खौफ से गला फाड़ के चीख मारी और धप से बिस्तर पे नीचे गिर गया। उसकी आंख खुली, सर जोर से बेड से टकराया। हर्ष की आंखों के आगे तारे नाचे। उसका सांस इंजन की तरह चल रहा था और वो पूरा पसीने में शराबूर था। उसने साइड लैंप चलाया, खौफजदा नजरों से चारों ओर देखा, किंतु कमरा बिल्कुल खाली था। हर्ष उठा, बेड पे बैठा और सेट बॉक्स पे रखा पानी का गिलास उठा के खाली किया। उफ, कितना भयानक सपना था, उसने सोचा और फिर दोबारा बिस्तर पे जाकर लेट के सोने लगा। निटोर, तुरंत आओ, मुझे देर हो रही है, हर्ष ने कांटे से ऑमलेट मुंह में रखते हुए कहा। फिर जूस पी के टेबल से उठ के सामने रखे सोफे पे दराज हुआ। निटोर तेजी से इसका मोबाइल लेके आया और हर्ष को दे के नीचे बैठ गया। हर्ष को मोजे पहनाने लगा। जैसे ही निटोर ने हर्ष के बाएं पैर पे मोजा पहनाया तो हर्ष के मुंह से सिसकारी निकली। उसके पैर में तकलीफ हुई थी। अभी वो देखता ही कि हिक्कन की कॉल आई। वो बाहर उसका वेट कर रहा है। हर्ष उठ के जल्दी से चला गया। ऑफिस पहुंच के उसके पैर में दर्द होने लगा। उसने पेन किलर ले ली। दर्द थोड़े समय में रुक गया। दर्द का एक मनहूस खबर हर्ष का स्वागत किया। हर्ष के प्रोजेक्ट की पहली मंजिल एक धमाके से गिर गई थी। हर्ष सर पकड़ के बैठा। ये हर्ष की बुद्धि में नहीं समा रहा था, क्योंकि वो उनमें से नहीं था जो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। हर्षवर्धन का नाम था और वो अपने रेपुटेशन के मामले में हमेशा सावधान रहता। वजह क्या थी ये तो अभी इंजीनियर्स तलाश करके बताते। फिलहाल तो हर्ष का पारा हाई था। उसने गुस्से में अपना मोबाइल दीवार पे मार के तोड़ दिया। हित्ता ने उसे घर भेज दिया। जाते जाते रास्ते में उसके पैर में फिर दर्द होने लगा। घर जाके उसने बेड पे बैठ के मोजे उतारे तो अपना पैर देख के चौंक गया। उसकी पिंडली पे 2 गोल छोटे छोटे सुराख थे। हर्ष ने याद किया कि उसके ये चोट कहाँ से लगी थी, मगर उसे कुछ याद नहीं आया। फिर उसने सर झटका। दोबारा मंजिल गिर जाने के बारे में सोचने लगा। अब तो ये प्रोजेक्ट उसके लिए चैलेंज बनता जा रहा था। उसका गुस्सा था कि काबू नहीं आ रहा था। हर्ष ने सुकून की दवा ली, लाइट ऑफ करके तकिए में मुंह दे दिया। सुबह हर्ष की आंख पैर के दर्द से खुली। हर्ष ने बिस्तर पे पैर बढ़ा, मगर तकलीफ और जोर से होने लगी। हर्ष उठा, अपना पैर देखने लगा। उसके पैर पे मौजूद सुराहों के आसपास से रगें गहरी लाल हो रही थी और उनमें तकलीफ हो रही थी। अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसने झुंझला के कहा। फिर उसी दिन उसने डॉक्टर से मुलाकात की। उसने कहा चोट लगी होगी और रेस्ट न करने के कारण पैर पे जोर पड़ रहा है, जिससे नसों में तकलीफ है।
मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, रेस्ट करो, पैर ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। हर्ष हंस के बोला, अरे भाई रेस्ट करेंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, फिर भी कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा समय निकाल के रेस्ट करूं। फिर हर्ष वहाँ से ऑफिस पहुंचा तो हितन उसका इंतजार कर रहा था। वो बोला, आज की मीटिंग याद है? हर्ष बोला, हाँ याद है, पहले इस झंझट से तो निकल आओ। पहली मंजिल गिरने के यार हितन, इस प्रोजेक्ट में तो नुकसान पे नुकसान हो रहा है और इसी कारण मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे ध्यान नहीं दे रहा। रोज एक नया तमाशा होता है। हितन ने उसकी बात सुन के उसे तसल्ली दी और कहा, अच्छा चल छोड़, फिक्रमंद ना हो, अभी तो मीटिंग पे ध्यान दे। फिर दोनों ने मीटिंग अटेंड की। फिर एक कैफे में बैठ के कॉफी पी के गपशप करने लगे। अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, हर्ष ने कहा और साथ ही दोनों के मोबाइल बज उठे। दोनों ने कॉल अटेंड की। दोनों को शांत सूंघा। प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन के दौरान ड्रिल मशीन चलाते हुए शॉर्ट सर्किट हुआ। थरबागिया के वहाँ पानी भी पड़ा हुआ था। करंट फैलने से कई मजदूरों की मृत्यु हो गई। दोनों फौरन वहाँ पहुँचे। वहाँ उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा नुकसान हुआ था। 10 मजदूर मर गए थे। उनकी डेड बॉडीज की हालत बड़ी खराब हो चुकी थी। उनके शरीर पे देखने के लायक भी ना रहे थे। हर्ष अपना सर पकड़ के बैठ गया। हितन तो किसी और ही सोच में डूबा हुआ था। गाड़ी में दोनों चुप थे। फिर इस खामोशी को हितन ने तोड़ा। हर्ष, मेरी एक बात मानेगा? हर्ष ने जवाब में सिर्फ हूँ कहा। हितन बोला, यहाँ हवन करवा ले। मैं तो काम शुरू करवाने से पहले कहता, मगर तेरा मुंह देख के मैंने कहा नहीं। उसकी बात सुन के हर्ष और बिगड़ा और बोला, इससे मेरा नुकसान पूरा हो जाएगा। हितन बोला, नहीं ये तो नहीं हो सकता, परंतु आगे का नुकसान शायद रुक जाए। हर्ष ने लंबी सांस ली और बोला, अच्छा तो फिर तुझे अच्छा लगे वो कर, मैं तो पक गया हूँ। हितन ने कहा, तेरा इस हवन में होना जरूरी है। हर्ष ने उसे घूरा। प्लीज हितन, मुझे मत घसीटना इन सब में, मेरा दिमाग पहले ही खराब है। मेरा तो दम घुटता है इन सब चीजों से। हर्ष ने हितन के आगे हाथ जोड़ के कहा तो वो हंसने लगा। अच्छा आखिर में थोड़े समय के लिए आ जाना। हितन ने फिर उसे फोर्स किया। तेरे पहने पे हवन करवा रहा हूँ, ये काफी नहीं, बस इससे ज्यादा की आशा तू मुझसे मत करना। हर्ष ने बात खत्म की तो हितन भी खामोश हुआ। पंडित जी हवन करते हुए बार बार चौंक रहे थे। हवन खत्म हुआ तो वो तुरंत उठे और माला जपते हुए आगे बढ़ने लगे। फिर वो काफी आगे तक गए और रुक के वापिस आए। हितन उनकी हरकत पे फिक्रमंद हो रहा था। उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी किस परेशानी में है आप? पंडित जी ने उसकी बात पे रुक के कहा, कुछ तो है जो बुद्धि में नहीं समा रहा, परंतु ऐसा कुछ है जो सामने नहीं, कोई शक्ति, कोई राज तो जरूर है। हितन ना समझने वाले अंदाज में पंडित जी को देखने लगा। फिर बोला, कैसा राज? पंडित जी बोले, पता नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, किंतु कुछ तो जरूर है और वो भी शक्तिशाली। और वहाँ से चले गए। हितन ने परेशान कुन अंदाज में हर्ष को जाके सब बताया तो वो हंसते हुए बोला, ये सब गिरे लोगों को फांसे के हैं, तुझे पता नहीं, इन्हें दक्षिणा चाहिए होती है, इसलिए लोगों को ऐसी बातों में उलझाते हैं। हितन बोला, हर्ष मैं पंडित जी को जानता हूँ, वो ऐसे नहीं। मगर हर्ष ने उसकी बात अधूरी में ही होंठों पे काटी। उसे खामोश रहने का कहा तो वो चुप हुआ। हर्ष ने सारे मामलात रफा दफा करके दोबारा से काम शुरू करवाया। हर्ष इस तरफ से काफी फिक्रमंद था, इसलिए तमाम मजदूर से बार बार ध्यान रखने का कह रहा था। 4 दिन शांति से गुजरे, पर 5वें दिन हर्ष का सुकून फिर गारज हुआ। सुबह जब मजदूर साइट पे पहुंचे तो एक और तमाशा उन सबके स्वागत के लिए मौजूद था। काम के लिए आई हुई सैकड़ों ईंटें चूड़े का ढेर बनी हुई थी। सीमेंट की तमाम बोरियां फटी हुई थी। सारी सीमेंट जमीन पे बिखरी थी जो जगह जगह से काली हो रही थी। कीचड़ मिक्स किया गया हो और सरियों के ढेर चूड़े के पहाड़ बने हुए थे, जैसे किसी क्रशिंग मशीन में डाला गया हो, क्योंकि लंबे लंबे सड़ियों के ढेर को चूड़े में बदलना किसी इंसान के बस की बात न थी, वो भी रात भर में। सारे मजदूर ने काम करने से इनकार किया और भाग गए। हर्ष ने ये समाचार सुन के अपना सर पीटा। उसकी कंपटियां एकदम सुलगने लगी और उसका बीपी हाई हुआ। हितन उसके साथ था। डॉक्टर ने उसे रिलैक्स करने का कहा। कैसे रिलैक्स करूं? हर्ष ने धार के कहा। मिस्टर हर्ष प्लीज रिलैक्स, इस वक्त ये आपके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, डॉक्टर ने वार्न किया। हितन ने हर्ष का हाथ पकड़ा और बोला, हर्ष मेरे यार, मुझे पता है कि तेरी चिंता बिल्कुल दुरुस्त है, परंतु इस समय चिंता को दिमाग से बाहर निकाल दे। ये कोई बिजनेस खरीफ है जो काम में रुकावट डाल रहा है, इसे हम खोज लेंगे, ओके? हितन ने तसल्ली दी तो हर्ष ने आंखें बंद कर ली। कल तो मार्शियंस जा रहा है, मैं तेरे लिए सीट कंफर्म करवा दूंगा। 2-4 दिन गुजार वहाँ, फिर वापस सब आके देखेंगे। हितन ने कहा तो हर्ष ने गर्दन हाँ में हिला के उसकी बात मान ली। हर्ष 1 हफ्ता मार्शियन में गुजार के आया तो बिल्कुल रिलैक्स था। इस प्रोजेक्ट का काम रुका रहा था।
हर्ष शाम की फ्लाइट से वापस आया था और सफर की थकान दूर करने के लिए वो बाथटब में लेटा हुआ था। धीमा म्यूजिक ऑन था। हर्ष के सरहाने शैंपियन की बोतल रखी हुई थी। बड़ा हुआ ग्लास हाथ में था। हर्ष अपनी आंखें बंद किए ग्लास में मौजूद आइस क्यूब्स घुमा रहा था। ये उसके रिलैक्स करने के तरीकों में से एक तरीका था। हर्ष ने आंखें बंद किए ग्लास में सिप लिया। अभी वो उसके हलक से नीचे उतरा भी नहीं था कि हर्ष को अपने बाएं पैर में सनसनाहट महसूस हुई। उसने पैर हिलाया, उसे इग्नोर किया और फिर दोबारा सिप लिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो सनसनाहट तकलीफ में बदल गई। हर्ष ने पैर ऊपर किया, इस पर से झाग हटाए तो वो धक से रह गया। हर्ष के पैर पे मौजूद सुराख थोड़े बड़े हो गए थे। पैर पे नसों का जाल घुटने से ऊपर पहुंच गया था। उसका रंग स्याह पड़ चुका था। हर्ष को उनसे बड़ा खौफ आया। प्रोजेक्ट में होने वाले नुकसान के चक्कर में हर्ष ने इस तरफ बिल्कुल ध्यान न दिया। हर्ष हैरान था कि क्या करे, और फिर उसके देखते ही देखते घुटने के ऊपर मौजूद नसों ने वापस नीचे की तरफ आना शुरू किया। ऊपर से गायब होती जा रही थी और नीचे की ओर बढ़ती जा रही थी और फैलते फैलते पैर के टहनों तक आके रुक गई। नाखून स्याह हो गए। हर्ष को अपने पैर के नाखूनों में अग्नि की लपेटें उठती महसूस होने लगी। फिर उनकी शिद्दत बढ़ती गई, इतनी कि हर्ष की बर्दाश्त की सीमा को पार कर गई। हर्ष की चीख निकली। फिर उन नाखूनों से स्याह धुआं निकलने लगा। फिर धुआं आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा हो रहा था। फिर उस धुएं ने जमा होना शुरू किया और एक वजूद की शक्ल इख्तियार करने लगा। हर्ष अपनी जगह सुन्न होके रह गया। जब इस धुएं ने पूरी शक्ल इख्तियार कर ली तो हर्ष का खून उसकी रगों में जमने लगा। वही दरख्त था जिसका चेहरा स्याह औरत का था और सर पे सींगनुमा टहनियां निकली हुई थी। उसकी आंखें बंद थी। हर्ष ने विश्वास न आने पे अपनी आंखें मली, किंतु वो दरख्तनुमा औरत या औरतनुमा दरख्त वही मौजूद थे। फिर उसने अपनी बंद आंखें खोली। वही खाली गड़े जिनमें पत्नियों की जगह अग्नि जल रही थी और गाढ़ा खून बह रहा था। शोले उगर रहे थे। एकदम उस औरत ने स्याह धुएं में लपेटे अपने हाथ आगे किए, जिन्होंने सिमट के दरख्तों की शाहों का रूप धारा और आगे बढ़ के हर्ष के पैर में मौजूद सुराखों में घुसना शुरू कर दिया। उसका ऐसा करना था कि हर्ष को लगा कि उसने नंगे तार को छू लिया हो। उसे झटके लगना शुरू हो गए। उसके पैर में खाल के नीचे नसों की जगह दरख्त की जड़ें फैलने लगी और फैलते फैलते हर्ष के सीने तक पहुंच गई। हर्ष के मुंह से फलक शिगाफ चीखें निकलने लगी और वो सीना पकड़ के तकलीफ से बेहोश हो गया। हर्ष की आंख खुली। उसने अपने आप को अजनबी जगह पाया। उसे याद आया वो तो बाथटब में था। दरवाजा खुला और हितन अंदर आया। मैं कहाँ हूँ? हर्ष ने पूछा। हितन ने होंठों पे उंगली रख के उसे खामोश रहने का कहा। मत बोल हर्ष, तुझे सख्त हार्ट अटैक आया है। हितन की बात पे हर्ष उसे हैरत से देखने लगा। हार्ट अटैक? मुझे तो कभी कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं रही, उसने कहा। यही तो मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ हर्ष जो तुझे हार्ट अटैक हुआ? हितन के बुलाने पे हर्ष की आंखों के आगे वही मंजर घूम गया। उसने खौफ से झुर्री लेके आंखें बंद कर ली। मुझे कुछ याद नहीं। ओके रिलैक्स। तू कुछ मत याद कर, बस आराम कर। हितन, मेरे पैर में दर्द है, जरा मेरा उल्टा पैर तो देखना, हर्ष ने कहा। तो वो हितन ने उठ के उसका पैर देखा। यार, वो जो चोट लगी थी तेरी, उसकी नसें सुर्ख हो रही है, हितन ने बताया। तो हर्ष ने सुकून का सांस लिया और दिल ही दिल में इत्मीनान से सोचा, ये भी मेरा ख्वाब था, मैं बिला वजह चिंता कर रहा हूँ। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और डॉक्टर मेहता अंदर आए। वो हर्ष के क्लोज फ्रेंड्स होने के साथ साथ देश के जाने माने हार्ट सर्जन थे। हेलो हर्ष, अब क्या हाल है? ओके, हर्ष ने मुझसे जवाब दिया। यार, मुझे मालूम नहीं था कि हर्षवर्धन इतना कमजोर दिल का मालिक है कि इतनी सी बात दिल पकड़ लेगा। डॉक्टर मेहता ने हर्ष को छेड़ा। मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हर्ष ने कहा। हर्ष, ये तो थी मजाक की बात और सीरियस बात यह है कि तुझे सख्त हार्ट अटैक हुआ है और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मसला तेरे बाएं पैर की रगों का है जो दिल तक जा रही है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो सर्जरी करनी पड़ सकती है। अभी ये सिर्फ मेरा ख्याल है, हो सकता है ये गलत साबित हो। अभी कोई बात खत्म ही नहीं, हम पहले इससे रिलेटेड कुछ टेस्ट करें, फिर फाइनल बात करेंगे। अभी तुम सब कुछ बोलकर रेस्ट करो, डॉक्टर मेहता ने कहा और रूम से चले गए। हितन डॉक्टर की बात से चिंतित हुआ और बोला, हर्ष यार, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातों का नजर अंदाज करेगा, किंतु मेरे कहने से केवल एक बार मुझे इस मामले में किसी शक्तिशाली तांत्रिक से बात करने दे। हर्ष खामोश रहा। दरअसल वो हितन की बात सुन नहीं रहा था। उसके दिमाग में तो वो ख्वाब वाला दरख्त जा रहा था जिसका स्याह औरत था जिसने पहली बार हर्ष का पैर पकड़ा था। तकलीफ हर्ष को जब भी शुरू हुई, वरना से पहले तो उसका पैर बिल्कुल ठीक था। बोल हर्ष, फिर क्या कहता है? हितन की आवाज पे हर्ष सोच से बाहर आया। क्या कहा?
रहने दे तू, मैं खुद कर लूंगा। उसने हर्ष से कहा तो हर्ष फिर कुछ सोचने लगा। मुझे पंडित जी ने भेजा है, आपने मेरी मदद करनी है। उस शख्स ने हितन से कहा, जिसके हुलिया को हितन गौर से देख रहा था। अर्ध नंगा था, घेरवे रंग की धोती पहनी थी, हाथों गले में धागे बांधे हुए थे। मेरा नाम हितन है और आपका शुभ नाम? शिवा, उस शख्स ने कहा और अपनी आंखें बंद कर ली और बिना देखे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। फिर वो हर्ष के ऑफिस की जगह आके रुका। हितन ने कुछ कहना चाहा, फिर कुछ सोच के रुका। वो शख्स वहीं रुका रहा और फिर काफी समय गुजरने के बाद उसने आंखें खोली। एक काला बकरा मंगवाओ, उसने कहा तो हितन उसे देखने लगा। फिर बोला, आज? तो वो शख्स बोला, अभी, तुरंत। हितन ने मोबाइल निकाला, अपने बंदे को बकरा लाने का कहा। हितन का बंदा थोड़े ही समय में काला बकरा ले आया। उस शख्स ने अपने कांधे पे लटकी झोली में से मट्टी निकाली, उसे बकरी के सर पे लगाया, फिर दोबारा अपने होंठों को हरकत देने लगा। उसका हाथ झोली में गया, उसमें से कांटा निकाला, फिर उस पे फूंक मारी और चारों तरफ कमरे में घूमने लगा। फिर एक कमरे में रुके उस खोंटे को घाड़ दिया और उस स्याह बकरे को उस खोंटे से बांध दिया। फिर झोली में से सिंदूर निकाल के उस खोंटे और बकरे के सर पे लगा दिया। हितन को वहां से चलने का इशारा किया और ऑफिस से निकलकर बाहर आके बोला, आज की रात बीत जाए तो कल सूरज के निकलने के बाद जहाँ आना और जो देखना वो मुझे बताना कि यहाँ क्या नजर आया। अगले दिन सूरज निकलते ही हितन जल्दी से गाड़ी लेके प्रोजेक्ट साइट पे पहुंचा। तेजी से हर्ष के ऑफिस गया। दरवाजा खोलते ही हितन के होश उड़ गए। जमीन ने उसके कदमों को झकड़ा, उसकी आंखें हैरतों खौफ से फटी की फटी रह गई। कमरे के कोने में गड़े खोंटे से बंधे बकरे का सिर्फ सर था जो कि कटा हुआ था, बाकी दर गायब था। उस जगह खून ही खून फैला हुआ था। हितन उल्टे कदमों चलने लगा, फिर वहां से सर पे पैर रख के भागा। शिवाजी के पास आके रुका। उसने शिवाजी को सब कुछ बताया और उन्हें देखने लगा। शिवाजी बोले, हमें कल ही मालूम हो गया था, किंतु तुम विश्वास न करते, इसी कारण इस मसले को दूर करने के लिए ये अमल किया, ताकि सब कुछ तुम्हारे सामने आए और तुम अपनी आंखों से हकीकत देख लो। हितन ने हाथ जोड़ के शिवाजी से पूछा, ये कैसी समस्या है शिवाजी? शिवाजी ने लंबी सांस ली और बोले, तुम्हारा दोस्त अपने सर्वनाश का कारण स्वयं है और ये वो जानता है, परंतु आस्ते आस्ते काम ले रहा है। उनकी बात सुन के हितन बोला, क्षमा कीजिए शिवाजी, मेरी बुद्धि में तो कुछ भी नहीं आ रहा। मैं अपने मंत्र को आपसे मिलवाता हूँ, फिर उसके सामने इस विषय में बात करते हैं। शिवाजी ने हितन की बात सुन के कहा, जो भी चाहे कर लो, परंतु तुम्हारा मित्र जिस दलदल की भीड़ जा चुका है उसमें से निकलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा। हितन ने समझने वाले अंदाज से शिवाजी को देखने लगा। इधर हर्ष ने काफी दिनों से कोई बिजनेस डीलिंग नहीं की, बस डॉक्टर्स की हिदायत पे आराम कर रहा था। सारा काम हितन देख रहा था और आज उसने हर्ष से किसी मुलाकात करवाने का कहा, वो भी किसी अहम काम के लिए। फिर जब हितन शिवाजी को लेके आया तो शिवाजी को देख के हर्ष का मुंह बना और वो बोला, हितन यार, ये किन चक्रों में पड़ गया तू? मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ऐसे पाखंडियों को। ये आम लोगों को बातों के जाल में जाकर जाने किस लोक में फंसा देते हैं। ये सामग्री लाओ, इसकी दक्षिणा, अब ये चीज आवश्यक है, अब ये कर दो, अब वो कर दो। आखिरकार तंग आके बंदा कहता है, ये रुपए लो और सब कुछ खुद ही कर दो, और इस इल्छाव के लिए सारा मुखेर रचाया जाता है। हितन कभी हर्ष की शक्ल देखता, कभी शिवाजी की। उसने शिवाजी से कुछ कहना चाहा। शिवाजी ने हाथ के इशारे से उसे रोका और हर्ष की ओर मुंह करके बोले, मैं यहाँ अपनी इच्छा से नहीं, इस शख्स की हाइश पे आया हूँ। चरण नहीं छुए थे कि मुझे यहाँ बुलाओ। समस्या तुम्हारी है, मेरी नहीं। और मूर्ख है जो एक ध्यान का पान करता है, इसे निरावट करता है। तेरी अशिष्टता ही तेरे सर्वनाश का कारण है। जिस संकट में तू गिरा है वो तेरे अमल की करनी है, जिसे तू अब भोगेगा। और सबसे अहम बात यह है कि जिसे तू अपना भरम जान रहा है वो सत्य है। इस बात पे हर्ष चौंका और जल्दी से बोला, किस भरम की बात कर रहे हो? मुझे कोई भरम नहीं। तो शिवाजी बोले, मन के भीतर का भेद जानते हैं हम। हर्ष ने कहा, इतना ज्ञान है तो बता क्या भेद है? हर्ष की बात पे शिवाजी हंसते हुए बोले, मेरे पास ज्ञान कहाँ है, मैं तो पाखंडी हूँ, मैं कैसे बताऊँ? शिवाजी की बात सुन के हर्ष कस्याना हुआ। क्षमा कीजिए शिवाजी, इसकी बात का अर्थ आपको कहना नहीं, दूसरे पाखंडियों को कहना है। आप कृपा करके हमारी सहायता करें। हितन ने मामले को ठंडा करते हुए कहा तो शिवाजी खामोश हो गए। हर्ष का मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन देके हितन से कहा, डॉक्टर मेहता है। हितन ने कहा, स्पीकर ऑन कर। क्या कहते हैं डॉक्टर मेहता? कहो, कैसे हो मेहता? स्पीकर से आवाज सुनाई दी।
मैं तो ठीक हूँ हर्ष, पर तेरे दिल का मामला बड़ा गंभीर है। सब कुछ उलझा हुआ है और कोई खास रीजन भी पता नहीं चल रहा, पर मसला बढ़ा है। आई थिंक कि हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, वरना कुछ भी हो सकता है। तो कल आप फिर इस मसले पे बात करते हैं। हितन शिवाजी की ओर देके बोला, सहायता करे शिवाजी। और हर्ष को भी इशारा किया कि वो शिवाजी से कहे, परंतु हर्ष ने मुंह दूसरी ओर कर लिया। शिवाजी बोले, तुम्हें केवल समस्या के बारे में सूचित कर सकता हूँ, इसका उपाय नहीं कर सकता। हितन ने उसकी बात सुन के हाथ जोड़े और बोला, अपने मित्र की ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ, इस वक्त उसकी दिमागी सोच ठीक नहीं, कृपा कीजिए, अब तो केवल आपका ही आसरा है। शिवाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बात तुम्हारे मित्र के स्वभाव की नहीं बालिक, हमने जो कहा हम उपाय नहीं कर सकते तो इसका अर्थ है कि नहीं कर सकते। तुम्हारे मित्र के लिए बिल्कुल भी अच्छे समाचार नहीं है। वो जिस संकट में पड़ चुका है, इससे निकलने का उपाय तो है, परंतु इसका समय अब बड़ा पीछे रह गया। अब हम तो क्या, कोई भी तुम्हारे मित्र की सहायता न कर पाएगा और तुम्हारे मित्र का खात्मा अटल है। ये सुन के हर्ष और हितन सन्नाटे में आ गए। हितन ने आगे बढ़ के उसके चरण पकड़े। ये सब क्या है शिवाजी? अब तो हर्ष पे इस ओर मुतवज्जे हो गया था। शिवाजी ने अपनी आंखें बंद की, फिर कुछ देर रुक के दोबारा अपनी आंखें खोली और सांस लेकर बोलना शुरू हुए। ये जो संसार है ना, इसके लिए ईश्वर ने कई नियम बनाए हैं। हर शय अपनी सीमा के धारे में बहती है और ईश्वर ने संसार में केवल इंसान शक्ति ही नहीं और शक्तियों को भी जन्मा है। और अगर इन तमाम शक्तियों में से कोई भी शक्ति अपने धारे की सीमा से निकलकर दूसरे धारे में प्रवेश करती है तो इस टकराव से संतुलन बिगड़ जाता है और फिर यही बिगाड़ अड़चनों को बुलवा देता है। अब चाहे इंसान शक्ति दूसरी शक्ति से टकराव करे या वो इंसान शक्ति से, और यही कुछ तुम्हारे मित्र ने किया। हर कार का एक कायदा होता है, परंतु तुम्हारे मित्र ने अपने आप को भगवान जाना और अशिष्टता बगेरना की समय लांग घोर पाप किया। केवल एक जमीन के टुकड़े के लिए एक माँ के कलेजे के टुकड़े को काट दिया। ये क्या समझा कि संसार की नजरों में महान है तो ईश्वर के साथ भी छल करेगा। इस माता का शराब लगा है इसे, तभी तो इसने अपनी शामत को आप ही न्योता दिया। धरती के सीने पे खड़े इन पे बरसा बरस के पुराने पीपल के दरख्त के अंदर हजारों छुपे हुए थे, जिसे इसने अपने अहंकार में यूं उखाड़ फेंका बिना कोई उपाय के। हितन ने हैरानी से कहा, पीपल के दरख्त तो जाने कितने होते हैं और ऐसे कामों में तो अक्सर काटने पड़ते हैं, तो इसमें ऐसा क्या है? शिवाजी बोले, वो कोई आम पीपल के दरख्त नहीं थे। बरसों से एक बूढ़ी औरत उस पीपल के दरख्त के नीचे पड़ी रहती थी। जब वो सिर्फ एक दरख्त था, वो औरत बस आसन जमाए तपस्या करती रहती, न खाती न पीती, सर झुकाए आंखें बंद किए बैठी रहती। कभी पीपल के दरख्त के फेरे लेती रहती तो कभी उस तने से लेटी रहती। उसका और पीपल के दरख्त का एक संबंध था। कोई भी नहीं जानता था उसके जीवन का एक एक क्षण पीपल के दरख्त के साथ बीता था। एक पत्ता भी उस पीपल के दरख्त से गिरता तो वो दीवानों की तरह उसे छिपट लेती। लोगों का कहना तो ये था कि वो बूढ़ी औरत और पीपल के दरख्त पति पत्नी है, और वो बूढ़ी औरत कोई आम औरत नहीं, बल्कि औरत के रूप में कोई नादीदा शक्ति या फिर पीपल के दरख्त की चुड़ैल। किंतु उसने कभी भी किसी को तंग नहीं किया, बस वो पीपल के नीचे रहती। वो कहाँ से आई, उसकी उम्र क्या थी, उसका नाम क्या था, किसी को मालूम न था। लोग खौफ से उसके करीब नहीं जाते थे। फिर एक दिन वो हुआ कि सब हैरान रह गए। वो औरत पीपल के दरख्त के नीचे से गायब हो गई। कहाँ गई, ये भी आज तक राज है। परंतु वो जाने के बाद अपने पीछे लोगों के लिए एक और कथा छोड़ गई। उस बूढ़ी औरत के गायब होते ही अगले दिन केवल एक ही रात्रि में उस पीपल के दरख्त की जड़ से एक नया तनावर पौधा फूट पड़ा। पीपल की जड़ से जुड़ा हुआ दरख्त और ऊपर से भी पुराने पीपल के दरख्त के साथ जुड़ा हुआ। लोगों का कहना था कि वो दूसरा दरख्त वही बूढ़ी औरत है जो तपस्या से दरख्त में बेबस हो गई। बरसों से वो दोनों पीपल के दरख्त धरती पे खड़े थे, मगर तुम्हारे मित्र ने बिना जाने बिना मालूम करके उन्हें संग दिली से उखाड़ फेंका। अरे इतनी सी बात नहीं जानता तेरा ये मूर्ख मित्र कि इतने पुराने दरख्तों के तो नीचे से गुजरते हुए भी देखती सावधान रहता है। परंतु इसकी मूर्खता तो देखो, बिना किसी पूजा के, बिना कोई सेमा बांधने के, बिना किसी शोर खसा के इन्हें उखाड़ फेंका। अब वो शक्ति से निश्चित किए बिना नहीं छोड़ेगी। शिवाजी खामोश हो गए और वहाँ से पलट के वापस आने लगे तो हितन दौड़ के उनके सामने आया और हाथ जोड़ने लगा। शिवाजी ने उसके सर पे हाथ फिरा और कहा, तेरा प्यार तेरे दोस्त के लिए अपनी जगह, लेकिन हमने कहा ना कि समय निकल गया, और वहाँ से चले गए। शिवाजी के जाते ही हर्ष जोर से हंसा और बोला, इसे पता चल गया ना कि यहाँ इसकी दाल नहीं गलेगी और यहाँ से इसे कुछ भी माली फायदा नहीं होगा, इसलिए इसे कुछ भी नजर नहीं आया तो कहने को कुछ जुड़ा नहीं। इसने झूठी कहानी गढ़ी और हमें सुना डाली।
पीपल के दरख्त की वाह मेरी बीमारी को जाने क्या रूप देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोग फराडी होते हैं। रही बात परेशानी की तो वो तो हर दौर में आती रही है। कल मैं मेहता से मिलकर सर्जरी की डेट डिसाइड करता हूँ, फिर सदा के लिए इस समस्या से मुक्त हो जाऊंगा। हितन खामोशी से हर्ष को तके जा रहा था। फिर हर्ष से बोला, तेरा मेरा बचपन का साथ है और हम दोनों ने कभी एक दूसरे से कभी कुछ नहीं छुपाया। तू मुझसे साफ साफ कह, शिवाजी क्या कह रहे थे कि तूने जानते बूझते सब किया? हर्ष दोबारा हंसा और बोला, हितन मेरे यार, मैं सचमुच कुछ नहीं जानता। अगर जानता होता तो तुझे बिल्कुल बताता और मेरे तमाम कामों में तू बराबर का पार्टनर है। हितन आगे बढ़ा और हर्ष को कांधे से पकड़ के आंखों में आंखें डाल के देखते हुए बोला, ये सच है कि इस बूढ़ी औरत का घर तूने जानबूझ के गिरवाया, जिसमें तब के उसके पुत्र की मृत्यु हो गई और वो अभागन अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठी और पागल खाने पहुंच गई। हर्ष ने अपना चेहरा हितन की ओर से मोड़ लिया। हितन ने उसे दोबारा पकड़ के वापस अपनी ओर किया और बोला, हर्ष इतना बड़ा पाप किया तूने, वो भी केवल एक जमीन के लिए, वो भी उस जमीन के लिए जो तेरी थी ही नहीं। तेरी जमीन खत्म होने के बाद उनका पीढ़ियों पुराना मकान था जो तूने अपनी अना और गुरूर के तहत गिरा दिया। हितन की बात पे हर्ष डटाई से बोला, मैंने कोई पाप नहीं किया, ये तो एक घटना थी जो घट गई। हितन झिला के बोला, सही कह रहा है, तूने पाप थोड़ी किया है, तूने केवल आनंद प्राप्ति की है। तू हर्ष बगैर कुछ कहे कमरे से चला गया। हितन और हर्ष ने डॉक्टर मेहता से मिलकर हार्ट सर्जरी की डेट फाइनल कर ली। 2 दिन के बाद हर्ष को एडमिट होना था। हितन हर्ष उसके साथ ही था। हर्ष अपनी तमाम जरूरत की डीलिंग कंप्लीट कर रहा था क्योंकि उसने सर्जरी के बाद भी काफी समय रेस्ट करना था। उस समय वो और हितन अपने उसी ऑफिस में आए हुए थे जिसका काम जाने कब से रुका हुआ था। परेशानी और फिक्र ने हर्ष हितन को तंग किया। अभी भी दोनों इस मसले पे बात कर रहे थे कि हितन का मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन देखी और कॉल रिसीव की। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। हितन ने घड़ी देख के ओके कहा। फोन बंद करके हर्ष से कहा, मैं अभी आता हूँ, 10 मिनट लगेंगे। जा कहाँ रहा है, किसकी कॉल है? हर्ष ने पूछा। यार वो है ना अग्रवाल, उसे हमें परसों पेमेंट करनी थी, परंतु उसे कल अचानक पुणे जाना पड़ा और उसकी वापसी 4:05 पे होगी। वो कह रहा है कि मैं अभी चेक ले जाऊं। वो नहीं आ जाएगा क्योंकि वो परिवार के साथ रेस्टोरेंट में बैठा है। मैं आता हूँ चेक लेके, केवल 10 मिनट लगेंगे, फिर साथ चलेंगे। हितन ने बताया तो हर्ष सोच के बोला, राजन अग्रवाल। हितन ने खामे गर्दन हिलाई, टेबल से चाबी उठा के ऑफिस से निकला और बाहर चौकीदार से हर्ष का ध्यान रखने का कह के चला गया। हितन के जाने के बाद हर्ष ने कुर्सी पे बैठ के आराम से पैर उठा के टेबल के ऊपर रखे और आंखें बंद कर ली। छन 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 आवाज आने पे हर्ष को चौंका लगा। उसने देखा तो टेबल पे रखी उसकी गाड़ी की चाबी नीचे गिर गई। हर्ष दोबारा आंखें बंद कर रहा था। उसकी निगाह पानी के गिलास पे पड़ी जो धीरे धीरे लरस रहा था और आगे सिरक रहा था। फिर वो तेजी से किनारे तक पहुंचा, नीचे गिरकर टूट गया। हर्ष ने तुरंत पैर नीचे किए और संभल के बैठ गया। उसने गौर किया तो ऑफिस का फर्श लरस रहा था। उसकी शिद्दत तेज से तेज होती जा रही थी। फिर टेबल धर धर करके हिलने लगी। हर्ष को लगा कि जलजला आ गया है। वो घबरा के उठ खड़ा हुआ। उसके कदमों के सामने फर्श में दराज पड़ना शुरू हो गई। फर्श 2 टुकड़े हुआ। हर्ष की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उस टूटे हुए फर्श में से एक स्याह धुआं निकलना शुरू हुआ। फैलते फैलते छत तक चला गया और धीरे धीरे उसने उसी स्याह दरख्त की शक्ल इख्तियार कर ली जिसका चेहरा औरत का था। उसके वजूद से स्याह जड़ें निकल के सारे कमरे में फैलना शुरू हो गई। हर्ष बुत बना ये सब देख रहा था। लगता है इस शिवाजी की बातें मेरे दिमाग में घुस के रह गई। हर्ष बड़बड़ाया और अपनी आंखें बंद कर ली, मगर उसकी आंखों के सामने का मंजर तब्दील न हुआ। फिर उन स्याह जड़ों ने अपना रुख हर्ष की तरफ किया। आगे बढ़ के हर्ष की टांगों को जकड़ा। उसके बाएं पैर पे मौजूद दोनों सुराखों में दाखिल होना शुरू हुआ। दर्द से हर्ष की चीखें निकल गई। जड़ें तेजी से हर्ष के पैर के भीतर जा रही थी। फिर हर्ष की खाल के नीचे से वो जड़ें झुकने लगी। उसके हाथों, पैरों, चेहरे, पूरे शरीर में नसों की जगह वो जड़ें जाल की तरह फैल गई। हर्ष खौफजदा अंदाज में अपने हाथों को उलट पलट के देख रहा था। उसके शरीर में अंगारे से दौड़ने लगे और हर्ष की तकलीफ ने इंतहा को उस समय छुआ जब उसके शरीर की चमड़ी ने फटना शुरू किया। हर्ष की चीखें आकाश खिलाने वाली थी, मगर शायद उसकी आवाज किसी और को नहीं सुना रही थी, जो कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आ रहा था। चमड़ी फटने के साथ हर्ष के शरीर पर से मांस ने हटना शुरू किया। साथ ही हड्डियों के ऊपर दरख्त की छाल निकलना शुरू हो गई। हर्ष के सीने की खाल फट गई, मांस हटा। उसके सीने में धड़कता दिल नजर आने लगा जिन्हें अब जड़ें जकड़ रही थी। फिर एकदम से उन स्याह जड़ों ने सिमटना शुरू किया। हर्ष जड़ों के साथ खींचता हुआ उस औरत के सामने चला गया
उस औरत ने अपना मुंह खोला। उसका मुंह इतना बड़ा था जैसे कोई गार हो। हर्ष चीखता हुआ उसके मुंह के अंदर चला गया। उस दरख्तनुमा औरत ने अपना मुंह बंद किया और दोबारा चीख के बोली, पराती शोध। फिर मुंह बंद किया और दोबारा धुएं में तब्दील हो गए, धरती में समाना शुरू किया। थोड़े ही समय में तमाम धुआं जमीन में चला गया और जमीन वापस बराबर हो गई। सब कुछ अपनी जगह वापस आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हितिन वापस आया। हर्ष अपने ऑफिस से गायब था। हितिन समझा वो अटैच बाथरूम में है। उसने वेट किया पर हर्ष बाहर ना आया। उसने दरवाजा नॉक करके खोला, वो खाली था। हर्ष की गाड़ी भी वही खड़ी थी, वो वापस भी नहीं गया था। हर्ष का मोबाइल, उसकी गाड़ी की चाबियां दोनों टेबल पे रखे थे। फिर आखिर हर्ष कहाँ गया? हितिन ने गार्ड से जाके पूछा। उसने बताया कि हर्ष सर तो बाहर आई नहीं। अब तो हितिन की चिंता और बढ़ गई। आखिर हर्ष गया तो कहाँ गया? हितिन ने हर्ष को हर जगह तलाश किया किंतु उसका कुछ पता न चला। फिर एक दिन हितिन को गार्ड ने कॉल करके तुरंत हर्ष के नए वाले ऑफिस आने का कहा। हितिन तुरंत वहां पहुंचा और अपनी जगह हिल के रह गया। हर्ष के नए ऑफिस के बीचों बीच एक तनावर दरख्त उगा हुआ था जिसके 2 तने थे, या फिर वो 2 दरख्त के साथ जुड़े हुए थे, जैसा कि शिवाजी ने बताया था। हितिन ने शिवाजी से दोबारा राब्ता किया, उनसे इल्तिजा की कि वो इसकी सहायता करें। वो अपने मित्र को खोजते हुए थक गया है और अब ये 2 दरख्त उसकी समझ में नहीं आ रहा। शिवाजी हितिन के कहने पे हर्ष के ऑफिस आए और हितिन से बोले, हमने तुमसे कह दिया था कि तुम्हारे मित्र के पास समय नहीं। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे मित्र के पापू में तुम हिस्सेदार हो या नहीं, परंतु तुम्हारे मित्र के पापू का गड़ा बढ़ चुका था। भोके बनाए नरितु को हमेशा कीड़े मकोड़े जान के उन्हें पैरों तले रोंदा है। अपने आप को भगवान समझा कि वो जो चाहे कर लेगा, जिसका चाहे भाग अपनी इच्छा के अनुसार लिख देगा। मगर इस पर शायद उसकी छूट समाप्त हो गई जब भी उसका सामना एक अजीब शक्ति से हुआ। ये उसका दंड है, क्योंकि वो दंड पोतर है। मैंने पहले ही तुम्हें सूचित कर दिया था कि वो इसे नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे मित्र की कथा संपात हो चुकी है, लेकिन वो उसे सदा के लिए, और तुम्हारे मित्र के मृत्यु ने दोबारा उसकी शक्ति को जीवन दान दिया। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुम केवल अपना समय निश्चित कर रहे हो और कुछ नहीं। परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये दरख्त कभी मत काटना, वरना तुम्हारा अंत भी तुम्हारे मित्र जैसा होगा। अगर तुमने अपने मित्र की तरह पाप किए, तुम्हारे पास वक्त है, तुम अपने पापों का प्रायश्चित करो, वरना ऐसा न हो कि समय निकल जाए। हितिन सा झुकाए शिवजी की बातें सुन रहा था। जैसा आपका आदेश शिवजी। किंतु इस रात ने किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया तो? उसने कहा तो शिवजी बोले, इसका उपाय यह है कि इस रात के साथ ही शिवजी की मूर्ति रखनी पड़ेगी जो इस शक्ति की सीमा भन देगी। और हाँ, ये भी ध्यान रहे कि शिवजी की मूर्ति यहाँ से हटे ना किसी भी तौर से, और ना ही कोई इस रात को काटने की भूल करे। उनकी बात सुन के हितिन ने गर्दन हिलाई। शिवजी हितिन को शिवजी की मूर्ति की हकीकत के बारे में बताने लगे।